अब हम बात करते हैं दूसरे रिवॉल्यूशन की, जिसका नाम था ग्रीक रिवॉल्यूशन। वो पहले क्या था कि जो ग्रीक था वो ऑटोमन अंपायर का पार्ट था। जो ग्रीक के लोग थे वो और देशों की फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि हमारा भी एक अलग सा कंट्री हो। तो इसी फीलिंग के लिए 1821 में लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। पर ग्रीस के लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो अपने आप को आज़ादी दिला पाए, तो इन्हें मदद की जरूरत थी। तो इसके लिए वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज इनकी मदद करती है, और साथ में पोएट्स और आर्टिस्ट, वो भी पोएट आर्टिस्ट के मदद से लोगों के अंदर फ्रीडम फीलिंग जगाने लगती है। तो इन सभी की वजह से फाइनली 1832 को ट्रीटी साइन होती है। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल नेपल रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन का साइन होती है, और वो आज़ाद हो जाती है और एक इंडिपेंडेंस नेशन बन जाता है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। स्टूडेंट्स, क्या लगता है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, यानी देश के प्रति भावना थी, वो लोगों में वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आई थी? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी नेशनलिज्म की फीलिंग फैल रही थी। तो वो था कल्चर। इन लोगों को लगा कि इन लोगों को कल्चर से नेशनलिज्म की फीलिंग आना चाहिए, तो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करनी चाहिए नेशन के प्रति, इसलिए स्टार्ट हुआ रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म नेशनल सेंटिमेंट। मतलब कोई भी ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसकी वजह से लोगों को अपने नेशन के प्रति प्यार पैदा हो, या हम कह सकते हैं कि लोगों के प्रति सेंटिमेंट्स जागरूक हो, इसी को रोमांटिसिज्म बोला जाता है। तो ऐसे कई सारे रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट हैं तो रोमांटिसिज्म फैला रहे थे अपने आर्ट्स, पोइट्री, स्टोरीज और म्यूजिक के मदद से। ऐसे ही जर्मन फिलोसोफर थे जिसका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। इन्होंने इसी से अपनी फीलिंग को शेयर की। इन्होंने कहा कि किसी देश का कल्चर कैसा है तो वो राजा महाराजा के महलों में नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि कॉमन लोगों के पास रहकर पता चलेगा कि कल्चरल कैसा है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो कल्चर है जो कल्चर है वही तो आत्मा है नेशन की। मतलब कल्चर इज द ट्रू ऑफ द नेशन। अब एक स्टोरी सुनाते हैं स्टूडेंट्स, एक स्टोरी सुनाते हैं पोलैंड की। रोमांटिसिज्म क्या है, मतलब हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं पोलैंड की, जिसमें रोमांटिसिज्म क्या होता है वो समझाते हैं। ठीक है। जो पोलैंड था वो अधिकांश हिस्सा रसिया का था, और जो पोलैंड के लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। तो रसिया ने पोलिश भाषा को हटा दिया और वहाँ पर जबरदस्ती रसियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी जोड़ दिया। और पोलैंड लोग को इस बात से काफ़ी बुरा लग रहा था, और उनको लगा कि उनसे उसकी भाषा छीनी जा रही है। तो पोलैंड के कुछ लोगों ने 1831 में रसिया के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि रसिया काफ़ी पावरफुल है, आज भी है और उस टाइम भी था। ठीक है रसिया स्टूडेंट्स। और वैसे भी जो पोलैंड था वो भी रसिया के कंट्रोल में था। तो हुआ क्या कि उन्हें रसिया के लोग ने दबा दिया, रसिया के लोगों ने पोलैंड के लोगों को दबा दिया। जो लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे रसिया के अगेंस्ट, उन्हें दबा दिया गया, उसे चुप करवा दिया गया। इनफैक्ट कुछ लोगों को जैसे कुछ क्रिश्चियन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, कुछ को तो साइबेरियन भेज दिया गया मरने के लिए। तो अब ऐसा क्यों किया? ताकि आगे से उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। तो ये जो आपने स्टोरी सुनी, वो शायद इसका रिजल्ट अच्छा देखने को ना मिला, लेकिन ये स्टोरी हमें ये सीखने को मिलती है कि जो लैंग्वेज होती है वो भी हथियार बन सकती है नेशनलिज्म को जगाने के लिए। भले ही रसिया अपने लैंग्वेज को पोलैंड के ऊपर जोड़ना चाहता था, और पोलैंड के लोग अपने कल्चरल लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये जो प्यार था अपने कल्चर लैंग्वेज से रिलेटेड, उसी को रोमांटिसिज्म बोला जाता है। तभी तो
रोमांटिक थिंकर जो थे वे लोगों को रोमांटिसिज्म फैला रहे थे ताकि लोगों को कल्चर के प्रति प्यार बना रहे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 में यूरोप के अंदर ऐसा दौर आता है जिसमें लोगों को इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है। होता क्या है कि यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है और लोगों के पास काम नहीं रहती है, तो काम करने के लिए जिसके कारण से गांव के लोग शहर में जाने लगते हैं ये सोचकर कि वहां जाकर काम मिल सके। अब देखो लोगों को आने से स्लम क्रिएट आने लगती है और सिटीज की कंडीशन भी खराब होने लगती है। अब हुआ क्या कि जो सामान था इंग्लैंड से आने लगा और इंग्लैंड का सामान लोगों को सस्ता पड़ता था क्योंकि ये सामान मशीनों से बनती थी जिससे स्मॉल स्किल प्रोड्यूसर को लॉस होने लगा। और ये वही दौर था जो लोगों को फसलें भी खराब होने लगी थी और ये वही दौर था जो लोगों के फसलें खराब होने लगा और दाम आसमान छूने लगे थे और खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पर ये जो अमीर लोग थे इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनके पास पैसा था। सबसे ज़्यादा हंगर और हार्डशिप का असर लोगों पर पड़ रहा था जो शहरों से काम के तलाश में आए थे, यानी गरीब लोगों को। 1848 फ्रेंच सिटी के हालात ऐसी होती है कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है और ये देखकर फ्रांस के रूलर लुई फिलिप डर जाता है और वो अपनी पोजीशन को छोड़कर भाग जाता है। जब राजा भाग गया तो कोई ना कोई तो चाहिए कंट्री को रन करवाने के लिए, इसलिए फ्रांस में नेशनल असेंबली फॉर्म होती है और नेशनल असेंबली फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर देती है। मतलब अब फ्रांस जो है वो नेशन कंट्री बन चुका है। नेशनल असेंबली आने के बाद कुछ चेंजेस होती है। बेसिकली 2 चेंजेस होती है। सबको वोटिंग राइट दिया जाता है, मतलब जितने 21 साल के ऊपर के आदमी है उनको वोटिंग राइट दे दिया जाता है। अमीर गरीब सभी को दे दिया जाता है, बस वुमेन को छोड़कर, ठीक है। और मतलब औरतों को अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। राइट टू वर्क प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब सबको काम दिया जाएगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या चल रही थी फ्रांस के अंदर में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। 1845 में एक और इंसिडेंट हुआ था जिसको सिलिसिया रिवोल्ट बोला जाता है क्योंकि ये सिलिसिया में हुआ था। तो हुआ क्या था कि कुछ वीवर्स थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने इसका पेमेंट कम कर दिया था। इस बात से वीवर्स को बहुत गुस्सा आ गया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के घर में तोड़ फोड़ मचा दी थी। तो कॉन्ट्रैक्टर ने वीवर्स के डर से पास के गांव में चला गया और गांव में चला गया तो गांव के लोग भी उन्हें छिपने से मना कर दिया, लेकिन गांव वाले भी उसे रखने से इनकार कर दिया, है ना। तो वो आर्मी के पास पहुंच जाता है और उसे मदद मांगता है। तो यहाँ पर वीवर्स उनका पीछा कर रही होती है तो उनकी आर्मी से फाइट होती है और उनमें से जो 11 वीवर्स मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो रिवोल्ट था वो अनसक्सेसफुल था, लेकिन बात वो नहीं था कि सक्सेसफुल था या नहीं था, पर बात ये था कि रिवॉल्यूशन हो रही थी पूरे यूरोप में।